कहानी शुरू होते ही हमें बाप बेटे को दिखाया जाता है जो इस वक्त बोट में बैठे हुए थे। पता चलता है कि ये दोनों मगरमच्छ पकड़ने के लिए आए थे। उनमें से बेटा टॉयलेट करने के लिए किनारे पर जाता है, लेकिन जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसके फादर को मार डाला था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता या फिर कुछ कर पाता, अचानक से कोई पीछे से आकर सिर्फ अपने हाथों से ही उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जो कि ये हादसा बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेन नाम के लड़के को, जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल में आया हुआ था। हाल ही में उसके 7 साल की फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट हो चुका था। उसको भुलाने के लिए, मन बहलाने के लिए इस फेस्टिवल में आया था, लेकिन उस फेस्टिवल में बहुत ही ज्यादा लड़कियां थीं, जिन्हें देखकर उसे और भी ज्यादा याद आ रही थी। वहाँ पर उसने किसी के मुंह से हॉन्टेड स्वैप टूर के बारे में सुना था, इसीलिए वो वहाँ पर जाने का प्लान बनाता है। उसके बाकी के फ्रेंड्स में, जिसका नाम मार्कस था, वो ना चाहते हुए भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों उस स्वैप पर जाते हैं जहाँ पर ये टूर्स करवाए जा रहे थे। वहाँ का ऑनर उन्हें बताता है कि अब वो टूर नहीं करवाए जाते, मतलब कि वहाँ पर अब जाना अलाव नहीं है। लेकिन फिर भी वो उन्हें दूसरी स्वैप का एड्रेस बता देता है जो ये टूर अभी भी करवाए जा रहे थे। एड्रेस लेने के बाद दोनों उस स्वैप पर जाते हैं और वहाँ वो एक एंड्रयू नाम के लड़के से मिलते हैं जो ये टूर करवाता था, और वहीं पर 2 मॉडल्स भी मौजूद थे। वो दोनों अपने डायरेक्टर डग के साथ इस टूर पर जा रही थी। टिकट्स लेने के बाद वो दोनों टूर बस में जाकर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि उसी बस में और भी लोग बैठे होते हैं जो कि उसी टूर पर जा रहे थे। एंड्रयू उस बस को ड्राइव करके उस स्वैप तक लेकर जाता है और वहाँ जाकर वो सब के सब एक बोट में बैठ जाते हैं। एंड्रयू बोट को स्टार्ट करके उन्हें वहाँ से लेकर जाने ही लग जाता है कि तभी पानी में कुछ दूरी पर एक आदमी उन्हें चिल्ला कर वहाँ पर जाने से मना करता है, लेकिन वो लोग उसे पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। एंड्रयू उन्हें उस स्वैप पर टूर करवा रहा था, और क्योंकि यह एक हॉन्टेड टूर था, इसीलिए साथ साथ वो उन्हें डराने की भी कोशिश कर रहा था। स्वैप के किनारे एक घर दिखाई देता है। एंड्रयू उन्हें बताता है को ये घर यहाँ के अर्बन लेजेंड विक्टर क्रावली का है। वो बताता है कि क्रावली दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत था, जिसकी वजह से उसके ही फादर ने ही अपने बेटे को एक हैचेट से मार डाला था, और आज भी क्रावली अपने डैड, अपने फादर के लिए इस जंगल में बहुत ही अजीब तरह से रोता है। तब मैरीबेथ कहने लगती है कि ये जिस घर की जो ये कहानी सुना रहा था, वो सब दोनों ही फेक हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद नीचे पानी में मौजूद बड़े बड़े चट्टानों में उनकी बोट फंस जाती है। वो सब लोग उसे निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बारिश आना शुरू हो जाती है, और उन लोगों की इतनी कोशिश के बाद भी वो बोट वहाँ से नहीं हिलती, और देखते ही देखते कुछ देर के बाद वो बोट डूबने लग जाती है। वे सभी वहाँ पर फंस चुके थे। फिर जिम एक टूटे हुए पेड़ पर चढ़कर किनारे तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर स्लीप हो जाने की वजह से पानी में गिर जाता है कि तभी एक मगरमच्छ उसके पैर को ही पकड़ लेता है। मदद के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। यह देखकर मैरीबेथ एक गन निकालकर उस मगरमच्छ को शूट कर देती है, जिसके बाद वे सभी एक एक करके किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वे सारे के सारे इस मुसीबत में फंस चुके थे, इसीलिए वो सभी एंड्रयू से इसका जवाब मांगते हैं, और यहाँ पर वो एक्सपोज हो जाता है। वो बताता है कि दरअसल वो कोई टूर नहीं करवाता, बल्कि कुछ पैसों की वजह से उसके भाई ने ही उसे यहाँ पर भेजा है, और ये उसका दूसरा टूर है। वो ये भी कहता है कि पहला टूर तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन दूसरा टूर हमारे सामने था, जिसमें अब ये सारे के सारे काफी बुरी तरह से फंस चुके हैं। बात को टालने के लिए वो मैरीबेथ से पूछता है कि उसके पास गन कहाँ से आई, जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ इस जंगल में किसी को ढूंढने के लिए आई है। आज से ठीक 2 रात पहले ही उसका फादर और उसका भाई यहाँ पर मगरमच्छ पकड़ने के लिए आए हुए थे, और वो जब घर वापस नहीं आए तो इसीलिए वो उन्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए चली आई थी। ये वही 2 मेल्स थे जिन्हें हमें इस कहानी को शुरू होते ही देखा था, जिन दोनों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। बात तो तब यहाँ पर बिगड़ जाती है जब ये सब अब यहीं पर रुकने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। मैरीबेथ उन्हें बताती है कि ये विक्टर क्रावली का जंगल है। यही सब कहते हुए वो उन्हें उनके सामने इसके असली स्टोरी को बताने लग जाती है। विक्टर क्रावली बचपन से ही काफी ज्यादा ही बदसूरत था, और इसी वजह से उसके फादर उसे सबसे छुपाकर अपने घर में ही रखते थे। वो उसका इकलौता बेटा था, लेकिन बदसूरत होने के बावजूद भी वो उससे प्यार करता था। वहाँ के जितने भी बच्चे थे उससे डरने के बजाय उसे काफी डराते थे और उसका मजाक भी बनाते थे, और यही वजह थी वो दोनों अपने सिटी से दूर उस जंगल में रहा करते थे। और एक दिन हैलोवीन की रात जब विक्टर का फादर घर नहीं था, तब कुछ बच्चे घर के बाहर से उसको काफी परेशान करने लग जाते हैं। वो बच्चे पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंक रहे थे ताकि डर कर विक्टर बाहर आ जाए, लेकिन उन पटाखे की चिंगारी से घर के डोर्स पर आग लग जाती है और विक्टर क्रावली अंदर ही फंस जाता है। इतनी ही देर में विक्टर के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और यह देखते ही
वे सारे बच्चे वहाँ से फौरन से निकल लेते हैं। उसके फादर डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और तब उसके फादर एक हैचेट को लेकर उस दरवाजे को तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि दरवाजे के दूसरे साइड पर विक्टर क्रैवली खड़ा हुआ है। दरवाजा जैसे ही टूटा तो उसके हाथ से छूटकर वो हैचेट सीधा जाकर विक्टर के सर में लगा, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब अपने बेटे की डेथ की वजह से उसे आंखों के सामने खो देने के बाद उसके फादर को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ था। यहाँ तक कि वो अपने ही घर में 10 साल तक बिता डाले थे और एक दिन ऐसा आया कि वो भी अपने शरीर से आजाद हो गए, यानी मौत की नींद सो गए। और बस उसी ही दिन से विक्टर क्रैवली अपने फादर को इस जंगल में ढूंढता है और इस बीच जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इस पूरी कहानी के सुनने के बाद भी कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था, बल्कि वे सभी यह कह रहे थे कि हम विक्टर क्रैवली के घर को बहुत ही पीछे छोड़ आए हैं। तब मेरी बेट कहने लगती है कि वो तो क्रैवली का असली घर था ही नहीं, बल्कि ये था। वो उन्हें उसका असली घर दिखाती है जो कि बिल्कुल उनके सामने दिखाई दे रहा था। और सबसे दिक्कत वाली बात तो यह था कि क्योंकि अब उन्हें रोड तक पहुंचने के लिए क्रैवली के घर को पार करना पड़ेगा, चलते चलते उन्हें एक बहुत ही खौफनाक तरह की आवाज सुनाई दे पड़ती है। सभी लोग अब डर के मारे गिले हो चुके थे। कोई भी उस घर की तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन जीन की हालात काफी खराब हो रही थी, इसीलिए उसकी पत्नी सैनन अकेले ही उसे लेकर घर को पार करने लग जाती है। और जैसे ही वो दोनों घर के पास पहुंचते ही हैं, विक्टर क्रैवली घर से निकलकर बाहर आ जाता है और अपने हाथ में लिए हुए हैचेट से उन्हें बुरी तरह से मार मार कर जीन की 2 टुकड़े कर डालता है। यह देखकर उसकी पत्नी सैनन वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन क्रैवली उसे भी पकड़ लेता है, उसके मुंह के जबड़े को फाड़ डालता है। यहाँ पर ये सीन इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि कोई भी दहल जाएगा उसे मारते हुए देखकर। बाकी के सभी लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मेरी बेट उस गन से शूट करने लग जाती है और जैसे ही विक्टर क्रैवली उसकी तरफ बढ़ता है वो उस पर गोली चलाकर उसे नीचे गिरा देती है। नीचे गिरते ही वो बौखलाकर वहाँ से भाग जाती है। सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच डग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ दूसरी तरफ हमें डग दिखाया जाता है जो अकेला ही भागे जा रहा था। भागते भागते वो विक्टर क्रैवली से टकरा जाता है और विक्टर क्रैवली भी उसके सर को मरोड़कर उसे काफी दर्दनाक मौत देता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो बचे हुए सभी सर्वाइवर्स वहाँ से निकलने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन घूम फिरकर वो फिर से उसी घर के सामने पहुँच जाता है जहाँ पर क्रैवली रहा करता है। तब मेरी बेट कुछ क्रैवली से बचने के लिए हथियार ढूंढने उस घर में जाती है और उसके साथ बेन भी जाता है। वहाँ पर मेरी बेट को उसके फादर के साथ उसके भाई की डेड बॉडीज मिल जाती है, जिन्हें देखते ही उसका बुरा हाल हो जाता है। इतने दर्दनाक तरीके से मरा हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। दूसरी तरफ उन सर्वाइवर्स को झाड़ियों में से किसी की आवाज सुनाई देने लग जाती है। यह देखकर मार्कस के चेक करने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर किसी जंगली जानवर का छोटा सा बच्चा था, जिसके बाद अब वे सभी बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से अचानक विक्टर क्रैवली आकर मॉडर्न जेना को पकड़ लेता है और वो बेल्ट सेंडर मशीन को ही उसके मुंह पर चला देता है। उसे देखकर मेरी बेट का बहुत ही ज्यादा खून खौलने लग जाता है। वो अपनी कंट्रोल से बाहर होकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर बेन मेरी बेट को खींचकर वहाँ से भाग जाता है। मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू विक्टर क्रैवली को मारने लग जाता है, लेकिन क्रैवली बहुत ही बेरहमी के साथ उसके सर उसके धड़ से अलग कर डालता है, जो बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। जेना में अभी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी, लेकिन विक्टर क्रैवली उसे जिंदा रहने का कोई मौका ही नहीं देता और वो उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। अब तक बचे हुए लोगों को पता चल चुका था कि वो यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए अब वो विक्टर क्रैवली को मारने का प्लान करने लग जाते हैं। यहाँ पर बेन कहने लग जाता है कि उसने क्रैवली के घर में फ्यूल के कंटेनर्स देखे थे और उसकी मदद से वो लोग उसे जलाकर मार सकते हैं, इसीलिए सभी उसके घर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। बाहर मार्कस और मेरीबेथ विक्टर का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, तो अंदर जाकर बेन फ्यूल ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ मॉडल मिस्टी बाहर पहरा दे रही थी। बेन को अंदर एक कैन में फ्यूल तो मिल जाता है, लेकिन तभी मिस्टी की बॉडी के पार्ट्स उसके ऊपर आकर गिरते हैं कि तभी वो देखता है कि क्रैवली उसके सामने भी आ चुका है। क्रैवली अभी उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी मेरीबेथ पीछे से आकर उसे मारते हुए पकड़ लेती है और इसी दौरान बेन उसके ऊपर फ्यूल छिड़क देता है और वो वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे विक्टर क्रैवली जलने लग जाता है। यहाँ पर इन लोगों की किस्मत फिर से पलट जाती है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि विक्टर क्रैवली का किस्मत कुछ ज्यादा ही साथ दे रही थी। वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। बारिश की वजह से उसके बॉडी पर लग रहा आग बुझ जाती है। यह देखकर वो लोग अब अपना अंजाम जान चुके थे कि उनकी अब क्या हंस
हिंसर होने वाले हैं। डर कर वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। भागते भागते वे सभी एक कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं। उन्हें कब्रिस्तान का गेट नजर आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उनके ठीक सामने क्रावली आ जाता है। अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी क्रावली मार्कस को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से जकड़कर उसकी बॉडी के एक एक हड्डी को तोड़ डालता है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देखकर काफी अपसेट तो हो जाता है, लेकिन अफसोस की बात तो यह था कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरीबेथ उसे लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है। तब क्रावली कब्रिस्तान की गेट का सरिये को निकालकर उसके तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर बेन के पैर में घुस जाता है। और अब ये दोनों अपने मौत के करीब पहुंच चुके थे। क्रावली दौड़ते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर बेन एक समझदारी वाला काम कर देता है। वो सरिया को निकालने की बजाय विक्टर क्रावली की तरफ मोड़ देता है और वो सीधा जाकर उसके अंदर घुस जाता है। वो दोनों वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी मेरीबेथ की उसकी फादर की बोट भी मिल जाती है। दोनों बोट में बैठकर वहाँ से निकल तो जाते हैं। दोनों को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों क्रावली से बचकर निकल चुके हैं, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों बड़े ही आराम से निकल रहे थे। तभी विक्टर क्रावली मेरीबेथ को पानी में खींच लेता है। किसी तरह वो खुद को उससे छुड़ा तो लेती है, लेकिन तभी उसे पानी में बेन का हाथ नजर आता है। उसका हाथ पकड़कर पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी उसने देखा कि क्रावली ने बेन का हाथ को काटकर खुद पकड़ रखा था। क्रावली अब उसे भी पकड़ लेता है। यहाँ पर दोनों बहुत ही खतरनाक मुश्किल में फंस चुके थे, जिस पर मेरीबेथ काफी चीखती चिल्लाती है और उसकी चीखों के साथ ही ये दिल दहला देने वाली कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।